नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा अपने चैनल के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। जी हाँ। समान नागरिक संहिता। बहुत दिनों से आपसे आप लोग सुन रहे होंगे, दिनों क्या महीने हो गए, साल लगने वाले हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होने के लिए जो अभी की वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार, ये लाना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन विपक्ष भी इसका विरोध कर रहे हैं और अलग अलग समुदाय भी इसका विरोध कर रहे हैं कि क्यों आएगा ये, इससे अशांति फैलेगी देश में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। समान नागरिक संहिता, नाम में ही आपको ऐसे लग रहा है कि समानता की बात हो रही है कहीं समाज में, है ना। जी हाँ। हम उस जिस समानता के बारे में हम बोलते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां बोलते रहती हैं कि हर किसी में ऊंच नीच भेदभाव करते हैं, सबको समान नज़र से नहीं देखा जाता है, तो जब हम उसका उपचार करते हैं, यानी कि समान नागरिक संहिता लाने का कोशिश कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विरोध शुरू हो जा रहे हैं। क्यों भाई, जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो इसमें विरोध की क्या जरूरत है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, यानी कि इसमें क्या होगा कि धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, इसके आधार पे कुछ भी अलग अलग नहीं होगा, सब कुछ बराबर होगा, समान होगा, इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाएगा हर किसी को। क्योंकि और ये चीजें जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में उस समय जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें अपना योगदान दिया सारे लोगों के साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय मेंशन किया था कि उस समय कुछ समय के लिए इसको नहीं लागू किया गया था जब देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद लेकिन वो टेम्पररी था, ठीक है। बाद में जिक्र किया हुआ है कि जरूरी है समान नागरिक संहिता कानून लाना, बहुत जरूरी है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने 1951 में, 1950 के दशक में ही ये शुरू हुआ था। लेकिन मतलब ऐसे बोले तो 11 अप्रैल 1947 को सबसे पहले प्रस्ताव गया था। लेकिन फिर 1951 में इसको आगे दूसरी बार आगे भेजा गया और प्रस्ताव को। तो उसके बाद से ये हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में ये मेंशन है। तो उस समय औपचारिक तौर पे था कि हाँ अभी लागू नहीं हो, लेकिन बाद में हो, इसका जिक्र है। तो जैसे जो लोग बात करते हैं ना संविधान में नहीं है, फलाना है, उनके लिए ये जवाब दे रहे हैं। तो और उसके अलावा जो समाज में इसकी ज़रूरत है, देश में, राष्ट्र में ज़रूरत है, वो हर किसी को पता है कि हम जब समानता की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है इसको लाने में। इससे किसी धर्म का कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जैसे हम बात करते हैं हिंदू धर्म का अलग अपना कुछ एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है। तो हिंदू वो मतलब जो बोलते हैं कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उसका कुछ अलग एक्ट है, एक्ट आपका 1956, एक मैरिज एक्ट 1955। उसी तरह से मुस्लिम्स में है कुछ सरिया कानून है, उनके अपने अलग हैं, धर्म के आधार पे कानून है। तो वैसे अलग अलग कानून से तो काम नहीं चलेगा, एक ही कानून होना चाहिए हर किसी के लिए, एक ही कानून होना चाहिए पूरे देश के अंदर में। तो ये जो चर्चा हो रही है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाने देंगे, इससे चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सबको समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उससे कोई लेना देना नहीं, सबके लिए एक कानून बनेगा। इससे क्या है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ेगी। और हम जाति में जहाँ बढ़ते जा रहे, कोई किसी जाति के लिए कोई कुछ अलग कानून है, तो उससे उनका उत्थान भी नहीं होगा समाज के अंदर में। तो समाज में उत्थान भी होगा अगर सबको बराबर नज़र से देखा जाएगा, सबके लिए एक ही कानून लगाया जाएगा, चाहे आप शादी के लिए हो, चाहे उसमें कोई डाइवोर्स का एक्ट है तो उसमें कुछ अलग नहीं रहेगा। और सरिया कानून क्यों हम मानेंगे भारत के अंदर में, हम सरिया कानून क्यों मानेंगे, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी बातें हम क्यों मानेंगे, वो कानून क्यों यहाँ स्थापित होगा। सरिया तो कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये कभी कभी सरिया बोलते हैं, सरिया आपको क्यों मानना है। भारत के अंदर में आप संविधान से चलेंगे, और जब संविधान से हम चलते हैं तो उस पर ये सवाल उठाते हैं कि संविधान के अंदर में जिक्र नहीं है, जबकि आर्टिकल 44 में ये लिखा हुआ है। टेम्पररी तौर पे नहीं था, लेकिन बाद में भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था कि हाँ बाद में इसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है राष्ट्र के उत्थान के लिए। क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समस्याएं हैं, जो जाति के नाम पे, ठीक है, कहीं पे भी एक विस्फोटक की तरह काम करता है कि इस कुछ इसके लिए कुछ आप करें तो फलाना जाति अरे मेरे लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए करे तो वो नाराज, कोई अलग विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सब इस तरह से आगे सड़क पे आ जाते हैं। कोई सोशल साइट के माध्यम से करने लगता है, कुछ लोग इसी का फायदा उठा के कुछ गलत शरारती तत्व जो है वो नुकसान पहुंचाने के हिसाब से उतर जाते हैं उस भीड़ में, जिसको हम देशद्रोही बोलते हैं, जो राष्ट्र का नुकसान, देश का नुकसान करने लग जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, ये सब इसी नाम पे होता है।
उसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको इतना दे दिया, हमको इतना कम दिया, फलाने जाति को ये दे दिया तो हमको भी इतना परसेंट ये दो, फलाना दो। तो सबके लिए समान नागरिक संहिता हम ले आ रहे हैं, तो उसमें क्या समस्या है? सुरक्षा के माध्यम से भी सबको एक बराबर देखा जाएगा। महिला पुरुष, जहाँ पे जो हमारे देश में इतनी बात होती है कि महिला पुरुष में बहुत भेदभाव किया जाता है, समानता नहीं है। अभी पिछले वीडियो में मैंने बनाया था कि हाँ, वो विमेन एम्पावरमेंट पे और समानता पे, महिला को समाज के अंदर में समान अधिकार देने का, समान समान स्थान देने का, जिस तरह से पुरुषों को दिया जाता है उस नजरिए से देखने का। तो ये वही चीज तो है यूसीसी। इसमें और भी अलग आ जाएंगे चीजें, जैसे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हाँ, रिलीजन के बेसिस पे भी सबको एक नज़र से देखा जाएगा, कानून सबके लिए एक होगा। ये क्यों कि फलाने के लिए ये कानून, और वो तो चलेगा ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर में। वो कोई चिल्लाते हैं, रटते हैं, उससे क्या लेना देना हमें? हमें संविधान से चलना है भाई। जो हमारा संविधान कहता है उसको मानना पड़ेगा। तो अभी आप देखें कि कल जो है इसके लिए राज्यसभा में जो अभी सरकार सत्ता में है, उन्होंने आगे अपना भेजा, ये यूसीसी के लिए प्रस्ताव आगे डाला। तो इसमें देखिए हर अलग अलग दल के, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, तृणमूल हों, टीएमसी वाले, ये सारे जितने भी अलग छोटे छोटे रीजनल पार्टीज हैं, ये सब ने अपना अपना विरोध जताया। उनके हर एक नेता ने लिखा कि नहीं, इससे देश में अशांति फैलाई जाएगी और ये सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, इससे मतलब जो राष्ट्र है हमारा असुरक्षित हो जाएगा, इसको वापस लिया जाए, इसको आगे मतलब प्रोसेस में ना डाला जाए, बीजेपी वाले इसको वापस ले लो, फलाना ले लो। एक तो सबसे पहले ये सेक्युलरिज्म वर्ड, ये संविधान में था नहीं, इसको 1976 में डाला गया, इमरजेंसी के बाद। ठीक है, गौर फरमाइएगा, इमरजेंसी के बाद। 75 में इमरजेंसी लगा था, जून 1975 में। उसके बाद इसको जबरदस्ती घुसेड़ा गया। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड, ये दो बाद में पैदा हुए हैं, ये दोनों शब्द। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं थे, इसको अमेंडमेंट किया गया है इंदिरा गांधी जी की सरकार में, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार में। तो ये एक अलग मुद्दा हो गया। ठीक है, सेक्युलरिज्म और ये सारी चीजें, ये अलग एजेंडा है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, खतरे में कैसे आएगा? चाहे कोई भी वर्ग हो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, जितने भी अलग अलग धर्म हैं, ठीक है, मानते हैं, तो सबके लिए एक ही कानून। यानी कि उनके यहाँ अगर कुछ फलाने धर्म वाले ने कुछ गलती की, तो जो उसको सजा मिलेगी वही दूसरे वाले को मिलेगी। यहाँ सरिया तो नहीं है ना, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, ये तो चलेगा नहीं, और ये मानना ही नहीं है। तो संविधान से चलना है, कोई धर्म आधारित नहीं है। तो आपको इसमें तकलीफ क्या है? आपको तकलीफ यही है कि हाँ, आप अगर ये भी लागू हो जाएगा यूसीसी, तो फिर तो आप अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं, वो तो जो भी थोड़ी बहुत कच्ची पकी सीख रही है, वो बिल्कुल ही कच्ची रह जाएगी, नहीं सीख पाएंगे। तो इसको वापस ले लो, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसको वापस क्यों होना चाहिए? हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारी जनता, जो मेरे व्यूअर्स होंगे जो इसको देखेंगे वीडियो को, आप ही बताइए कि ये वापस क्यों होना चाहिए। इसके बारे में आप भी थोड़ा स्टडी कीजिए। मैंने तो आपको शॉर्ट में बताया, संक्षेप में बताया, बहुत डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि लेकिन शॉर्ट में आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से। अब उसमें डिटेल में आप अलग अलग एक्ट के अंदर में, फिर उसके आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, फलाना सब में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, XYZ बहुत सारे फायदे हैं, इन नंबर ऑफ फायदे हैं, इसमें प्रॉफिट्स हैं, और ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है, वेलफेयर ऑफ कंट्री है, वेलफेयर ऑफ नेशन है। तो आप लोग भी इस पर स्टडी कीजिए और कमेंट में मुझे लिखिए कि नहीं विवेक जी, आप गलत हैं, सो देखिए इसका ये नुकसान भी है, फलाने को ये दिक्कत हो सकती है। या अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई ये बहुत अच्छा है, तो आप उस पर लिखे भी कि हाँ ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। यानी कि आप अपने फेवर अगेंस्ट जो भी आपको लगता है, लेकिन विथ प्रूफ करें, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, जस्टिफाई कीजिए। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाँ उससे ये फायदे हैं, आपको एग्जाम्पल दिया, क्या दिक्कत है? सिंपल वे में सबको बराबर नजर से देखा जाएगा। फिर भी आपको तकलीफ है, अगर आपको इससे तकलीफ है, तो फिर आप क्यों बात करते हैं समाज में महिलाओं को बराबर का स्थान देना चाहिए? या तो आपका वही स्टेटमेंट गलत है, या ये यानी कि आप बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति ही करती है, ठीक है, लेकिन कम से कम मुद्दा देख के राजनीति करें आप, कि कौन सा मुद्दा सेंसिटिव है, कौन सा मुद्दा मतलब कितना जरूरी है। हर मुद्दे पे ही आप शुरू हो जाते हैं राजनीति करना। तो मेरे हिसाब से तो ये वापस नहीं होना चाहिए, राज्यसभा में पास हो जाए, फिर आगे लोकसभा में भी पास हो जाए, फिर ये कानून ये तो पारित हो जाएगा। और दूसरी बात है कि ये जो चीज़ है ना, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कि ये तो पार्लियामेंट से ही पास होगा, क्योंकि ये नॉन जुडिशियरी है, इसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अपना लिखा हुआ है कि ये नॉन जुडिशियरी मैटर है। तो इसमें जुडिशियल सिस्टम तो कुछ करेगा नहीं, आपको इसमें इसके माध्यम से ही जाना है। यानी कि पक्ष विपक्ष साथ में लेके, यही तो लोकतंत्र है। अगर पारित करना होता तो डायरेक्ट कैसे कर देंगे वो?
सत्ता में है बीजेपी, भले 400 सीट ले आए बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते। यही तो खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। तो जो विपक्ष वहां बैठे हुए, चाहे वो विपक्ष आज के डेट में मजबूत है या कमजोर है, उससे नहीं लेने देना, लेकिन विपक्ष की भी उतनी मान्यता है, उनसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप भी सही निर्णय लेना। यानी कि आप गलत क्यों कर रहे हैं? आप अभी भी राजनीति कर रहे हैं, आप अपनी स्थिति देख रहे हैं कि किस तरह से आपकी स्थिति हो गई पिछले 8-10 सालों में। आप उसके बाद भी नहीं चाह रहे कि जनता के फेवर में हम कुछ करें, आप फिर वही चीज हर चीज में घुसेड़ दे रहे हैं राजनीति। आप तो कम से कम कुछ तो अपनी इज्जत बचा के रखिए, और गिर जाएगी नहीं तो आने वाले समय में 2024 के जो लोकसभा चुनाव में आप और नीचे आ जाएंगे। हो सकता है सिंगल डिजिट में ही आके रह जाए। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक के फेवर में कुछ नहीं कर रहे। राजनीति मत कीजिए, आप इसका बिल्कुल सहयोग करें, इसको पारित करवाएं यूसीसी। तो आज का वीडियो बस शॉर्ट में इतना ही था यूसीसी के बारे में, बहुत ज़्यादा मैंने लंबा नहीं किया, लेकिन आप ज़रूर इसको पढ़ें और अपने राय, अपने रिएक्शंस इसमें प्रोज कॉन्स जो भी हो, अगेंस्ट में, फेवर में, यू आर वेलकम, आप बिल्कुल डालें। लेकिन वही मैंने जैसे पहले कहा, बिल्कुल जस्टिफिकेशन के साथ डालें। आप उसको प्रूव भी करें, सिर्फ लिखने से कि ये बेकार है। अब बेकार कैसे है वो भी बताएं। अच्छा है, अच्छा के साथ भी एक लाइन आप जोड़ें कि क्यों अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया फेवर में तो आप भी हाँ यस कर दी, यस के साथ आप भी एक लाइन जोड़े कि व्हाई दिस इज फेवरेबल फॉर आवर सोसाइटी एंड फॉर द नेशन। ठीक है, तो यूसीसी लागू होना चाहिए। आप इसको हैशटैग यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन करके आप इसको बढ़ा सकते हैं, सोशल साइट्स पर शेयर करें, बिल्कुल होना चाहिए। हमको सरकार का साथ देना चाहिए। तो आप इस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे आप अपना, मतलब सरकार पूछेगी हर चीज आपसे, तभी आप उसका जवाब दीजिएगा, सर्वे कीजिएगा कि आपको लग रहा है कि हाँ सरकार कुछ अच्छा कर रही है और लोग रुकावट डाल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो जनता को खुद से उठ के आना चाहिए भाई। हमारे वोट देने के बाद ही आज वो इस लोकतंत्र में आज अलग अलग ओहदे पर बैठे हुए और कार्यपालिका को संभाले हुए हैं। तो आप आगे से बढ़कर लिखिए कि हाँ हैशटैग यूसीसी मस्ट बी पास्ड इन राज्यसभा लोकसभा, ऐसे करके आप हैशटैग डालिए सोशल साइट्स पे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड।